हेलो एवरीवन, या आज मैं बोलूँगी हेलो स्टूडेंट्स। और आज मैं फाइनली आपके लिए लेकर आ गई हूँ फर्स्ट लेक्चर ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर, जिसमें होने वाली है हमारी डेफिनेशंस, हॉर्टिकल्चर की ब्रांचेस, उसके फीचर्स क्या हैं, मतलब उसके ऐसे क्या फीचर्स हैं, उसके क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं जो उसको फील्ड क्रॉप्स, जिसको हम एग्रीकल्चरल क्रॉप्स बोल देते हैं, उससे डिफरेंट कैसे है हमारी हॉर्टिकल्चर की क्रॉप्स। और इसके अलावा इसका स्कोप। तो सबसे पहले हिस्ट्री की बात की, पहले क्या था, ठीक है, इवोल्यूट होके क्या इंप्रूवमेंट हुई और आगे क्या इंप्रूवमेंट हो सकती है। हम अपनी हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं? मुझे लगता है क्या फायदा होता है कि हमें पता चल जाए कि पहले क्या था, कितने लेवल की इंप्रूवमेंट तक हम आए हैं। ठीक है, हमें एनकरेज करने के लिए जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, उन्होंने क्या गलतियां की थी और क्या उन्होंने अच्छी चीजें की थी, वो सीखने के लिए हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। हॉर्टिकल्चर की हिस्ट्री क्या है? तो पहले क्या हुआ था, 17th सेंचुरी में इसको फर्स्ट टाइम रिटन लैंग्वेज में एज अ हॉर्टिकल्चर को लिखा गया। उससे पहले हमारी एग्रीकल्चर जो क्रॉप्स होती थी, गेहूं, चावल, ठीक है, मेज, पैडी, ये सब जो होते थे, इन्हीं को स्टेपल फूड की तरह यूज किया जाता था। स्टेपल फूड क्या होता है? अब द टर्म स्टेपल फूड, स्टेपल फूड होता है जिसको आप सबसे ज्यादा खा रहे हैं, डेली बेसिस पे खा रहे हैं, और आपकी स्टैंडर्ड डाइट का मोस्ट ऑफ द पोर्शन उसी से आपका पूरा हो रहा है। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा हिस्ट्री में जो हमारे बुजुर्ग लोग थे वो बाजरे की रोटी के साथ नमक डाल के खा लेते थे, अचार के साथ खा लेते थे, और वेजिटेबल्स का इतना यूज नहीं होता था डेली बेसिस पे। और ये जो मक्की, बाजरा, गेहूं ज्यादा इंपॉर्टेंट होती थी। और जो हमारी सब्जियां, फूल, फल, ये जो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स हैं, ये ज्यादातर बैकयार्ड्स में लगते थे, कहीं घर में। अभी भी हम किचन गार्डन में लगाते हैं, लेकिन उसकी कमर्शियल स्केल पे जो है वो उसकी कल्टीवेशन नहीं होती थी। और उनको एक एनक्लोज्ड, एक प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर में लगाया जाता था। बाउंड्री से लगा हुआ एक एनक्लोज्ड प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर होता है, उसको गार्डन बोल देते हैं। तो बेसिकली क्या है, हॉर्टिकल्चर का मतलब ही ये है, कल्टीवेशन ऑफ गार्डन क्रॉप्स। बट नाउ मॉडर्न क्वेश्चन नीड्स मॉडर्न सॉल्यूशंस। अब क्वेश्चन अगर आएगा व्हाट इज हॉर्टिकल्चर, तो आपको ये नहीं लिखना है कि कल्टीवेशन ऑफ गार्डन क्रॉप्स इज कॉल्ड हॉर्टिकल्चर। मॉडर्न जो हमारा हॉर्टिकल्चर है उसमें हमारा कल्टीवेशन के साथ साथ बहुत सारी चीजें, उसकी इंप्रूवमेंट, ठीक है, मैं बार बार फोकस करती हूँ इंप्रूवमेंट पे, ब्रीडिंग पे, क्रॉप की इंप्रूवमेंट पे, क्योंकि हमें इंप्रूवमेंट चाहिए, हमें ज्यादा यील्ड चाहिए। तो मैं हर वीडियो में कहीं ना कहीं ये डिस्कस कर ही लेती हूँ इंप्रूवमेंट के बारे में, कि हॉर्टिकल्चर इज नॉट जस्ट कल्टीवेशन, बट इट इज द कल्टीवेशन, यूटिलाइजेशन, इम्प्रूवमेंट एंड इवन प्रोसेसिंग ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स। अब हॉर्टिकल्चर की डेफिनेशन की हम बात करते हैं। हॉर्टिकल्चर जो वर्ड है वो टू लैटिन वर्ड से मिलके बना है, विच इज हॉर्टस एंड कल्चरा। कहीं कहीं कोलेरे भी लिखा है, ठीक है, तो उसका मतलब होता है कल्टीवेशन या टू कल्टीवेट, और हॉर्टस का मतलब होता है गार्डन या प्रोटेक्टेड एनक्लोजर। इसको आप साइंस बोल सकते हो, टेक्नोलॉजी, आर्ट, सब कुछ इसके अंदर। तो एक प्रॉपर डेफिनेशन यहाँ मैंने जो लिखी है वो है कल्टीवेशन, ग्रोइंग, यूटिलाइजेशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स। और हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स में हमारी आती हैं फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, प्लांटेशन क्रॉप्स, स्पाइसेस, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक क्रॉप्स। अगर आपसे कोई पूछेंगे व्हाट इज वेजिटेबल, तो एज अ हॉर्टिकल्चर स्टूडेंट आप ये नहीं बोल सकते वेजिटेबल इज सब्जी, नहीं बोल सकते ना। फ्रूट को आप ये नहीं बोल सकते फ्रूट इज फल, है ना। आपसे ट्रांसलेशन नहीं पूछिए, आपसे उसकी डेफिनेशन पूछिए। तो अगर आप हॉर्टिकल्चर के स्टूडेंट हो तो आपको सारी टर्म्स डिफाइन करना आना चाहिए, जो भी आपके मन में है उसके बारे में, ठीक है। और बहुत सारी डेफिनेशंस हमारी पहले भी दे रखी हैं, तो मैं जो डेफिनेशन जो मुझे सबसे अच्छी लगती है और जो मेरे लिए सच में डेफिनेशन है, जो उस टर्म को डिफाइन करती है, वो मैं आपके लिए लेकर आई। सबसे पहले है फ्रूट की डेफिनेशन। It is a developed and matured ovary with or without accessory part which is generally eaten as raw. क्या होता है ये? matured ovary होता है, या developed matured ovary होती है। तो हाइब्रिडाइजेशन वाली वीडियो में और इमेस्कुलेशन वाली वीडियो में मैंने आपको फ्लावर पार्ट्स क्लियर किए थे, कौन कौन से फ्लावर पार्ट हैं। तो फ्लावर में ओवरी होती है, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो जो ओवरी होती है ना, जो फीमेल फ्लावर में होती है, जब वो मेच्योर हो जाती है और राइपेंड हो जाती है, तो उस फूल से क्या बना? फल बनता है, फल इज फ्रूट। तो अगर आपको डेफिनेशन पूछेंगे तो ये फ्रूट की डेफिनेशन है। नेक्स्ट आते हैं हम वेजिटेबल। एनी पार्ट ऑफ द हर्बेशियस प्लांट दैट इज जनरली यूज्ड आफ्टर कुकिंग एज अ प्रिंसिपल पार्ट ऑफ द मील। अब जो फ्रूट था उसमें मैंने एक लाइन लिखी थी कि उसको हम रॉ कंज्यूम करते हैं, ठीक है, रॉ कंज्यूम करते हैं, उसको कुकिंग की जरूरत नहीं होती है, उसको पकाने की जरूरत नहीं होती फ्रूट्स को। जबकि जो वेजिटेबल्स हैं, ठीक है, मोस्टली वो पार्ट होता है प्लांट का जिसको हम कुक करके खाते हैं। रॉ भी खाते हैं कुछ को एज अ सैलेड, जैसे क्यूकम्बर हो गया हमारा, ठीक है, कैबेज हो गया, तो हम रॉ भी खाते हैं। तो वेजिटेबल की डेफिनेशन हो गई। अब चलते हैं फ्लावर की तरफ।
A flower can be defined as the reproductive unit of any angiosperm having calyx, corolla, androecium and gynoecium. तो क्रॉसिंग रिप्रोडक्शन ये सब किससे होगा? हमारा फ्लावर की वजह से होगा। फ्लावर में ही पोलन्स होते हैं, फ्लावर में ही स्टिग्मा होता है। ठीक है, अब आते हैं हम स्पाइसेस पे। स्पाइसेस क्या होते हैं? हमारे मसाले जिसको हम बोलते हैं। कॉन्डिमेंट्स क्या होता है? डिफरेंस क्या होता है स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स में? लेट्स सी। स्पाइसेस आर द प्लांट्स द प्रोडक्ट्स ऑफ विच used to add aroma and flavor, and condiments are the plants products of which are made used to add taste only. तो क्या डिफरेंस है हमारा? जो स्पाइसेस है वो एरोमा, जो हमें खाने से खुशबू आती है, जो फ्लेवर भी आता है, वो हमारा होता है स्पाइसेस की वजह से। जबकि जो कॉन्डिमेंट्स हैं वो एरोमा या फ्लेवर ऐड नहीं करते, वो टेस्ट ऐड करते हैं फूड में। नेक्स्ट आता है हमारा मेडिसिनल एंड एरोमेटिक क्रॉप्स। Medicinals are those plants which are rich in secondary metabolites and potential sources of drugs, while aromatics are those plants which contains essential oils. Aromatics से तो आपको नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है, वो खुशबू के लिए होते हैं, जो हमारे लेवेंडर होता है, जो भी परफ्यूम बनाने के, या एसेंशियल ऑयल उसमें होते हैं। जो मेडिसिनल है उसमें सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं जो हेल्पफुल होते हैं ड्रग्स को बनाने के लिए। ड्रग्स मीन्स not that drugs but medicines जो होती है। plantation crops, ठीक है, crops which are cultivated in extensive scale, owned and managed by an individual or a company, and whose produce is utilized only after processing. For example, coffee, tea, rubber, coconut, cocoa. प्लांटेशन क्रॉप्स क्या होती हैं? इसको हम एक लार्ज स्केल पे लगाते हैं, ठीक है, और ज्यादातर इंडस्ट्रियल बेसिस पे या जो कंपनी से रिलेटेड होते हैं, जैसे टी, कॉफी, रबर, ये सब जो इंडस्ट्री बेस्ड होते हैं वो प्रोडक्ट्स इससे बनते हैं। अब हम आते हैं इसके ब्रांचेस पे। तो इसके ब्रांचेस रिलेटेड हैं, ये जो मैंने आपको सारी डेफिनेशंस बताई, डिविजन्स ऑफ हॉर्टिकल्चर या ब्रांचेस ऑफ हॉर्टिकल्चर। तो इन्हीं सब डेफिनेशन के बेसिस पे, जैसे हमारा फ्रूट की स्टडी को क्या बोलते हैं, वेजिटेबल की स्टडी को क्या बोलते हैं, तो कौन कौन सी चीजें याद रखनी है और वो क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे वेजिटेबल की इंपॉर्टेंस मैंने आपको बता दी, डेफिनेशन की क्या इंपॉर्टेंस है। कई बार बच्चे ब्लैंक हो जाते हैं, अगर आपसे पूछे प्लांटेशन क्रॉप्स क्या होती हैं, तो आप ऐसे नहीं बोल सकते कि चाय, कॉफी वगैरह को प्लांटेशन बोलते हैं। ठीक है, तो आपके पास एक प्रॉपर डेफिनेशन होनी चाहिए। ठीक है, हर चीज के लिए स्पाइसेस को आप मसाला नहीं बोल सकते, तो प्रॉपर डेफिनेशंस मैंने आपको सब बता दी हैं। अब मूव फॉरवर्ड करते हैं ब्रांचेस पे, डिविजन्स पे। तो डिवीजन में आपका एक एक्सेप्शन क्वेश्चन बनता है पोमोलॉजी का, जो कि ग्रीक और लैटिन वर्ड का मिक्सचर है। अदरवाइज जो हमारे ओलैरिकल्चर है, फ्लोरिकल्चर है, एर्बोरिकल्चर है, ये सारे हमारे लैटिन वर्ड्स हैं। जबकि पोमम और लोगस में, पोमम इज अ लैटिन वर्ड एंड लॉजी का जो लोगस है दैट इज अ ग्रीक वर्ड। ठीक है, तो मिक्सचर ऑफ ग्रीक एंड लैटिन वर्ड, और कई बार ऑप्शन में सिर्फ ग्रीक आ जाता है। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ पोमोलॉजी विच इज द स्टडी ऑफ कल्टिवेशन ऑफ फ्रूट्स। फ्रूट्स में हमारा मैंगो, ग्रेप्स, एप्पल, वो सब जो आ जाता है उसको बोलते हैं हम पोमोलॉजी। उसके बाद आता है हमारा ओलैरिकल्चर, लैरिस और कल्चर। ओलैरिस मीन्स पॉट हर्ब, ठीक है, पॉट हर्ब जो होती है। एंड वेजिटेबल्स क्या है हमारी? हर्बेशियस प्लांट, बहुत सारी वेजिटेबल्स, सारी की सारी वेजिटेबल्स मोस्टली पॉट में ग्रो हो जाती हैं। तो ये जो पॉट हर्ब है या वेजिटेबल है, ठीक है, तो वेजिटेबल्स को पॉट हर्ब बोल दिया जाता है। सो ओलैरिकल्चर इट इज द स्टडी ऑफ कल्टिवेशन ऑफ पॉट हर्ब्स और वेजिटेबल क्रॉप्स। नाउ कम्स फ्लोरिकल्चर। फ्लोरी में क्या होता है? फ्लोरिस मीन्स फ्लावर एंड कल्चर मीन्स टू कल्टिवेट। ठीक है, एंड इट इज द स्टडी ऑफ कल्टिवेशन ऑफ फ्लावर क्रॉप्स। अब ये जो फ्लोरिकल्चर है ये एक काफी बड़ा सेक्टर है, इसके 2 सब डिविजन्स हैं। कमर्शियल फ्लोरिकल्चर क्या होता है? द कल्टिवेशन ऑफ फ्लावर क्रॉप्स ग्रोन ऑन अ कमर्शियल स्केल फॉर प्रॉफिट और इनकम। ठीक है, कमर्शियल स्केल पे हम फ्लावर क्रॉप्स को लगाते हैं इनकम को जनरेट करने के लिए स्पेशली। तो जो सारे फ्लावर क्रॉप्स हैं वो कमर्शियली इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। जो हमारे रोज है, कार्नेशन है, हमारा मैरीगोल्ड है जिसकी बहुत वैल्यू है, मैरीगोल्ड की रिलीजियस वैल्यू भी है, रोज भी आपको बुकेज वगैरह में, जो ऑर्किड्स हैं, तो जो हमारा इनकम जनरेशन के लिए कमर्शियल स्केल पे लगाते हैं दैट इज कमर्शियल फ्लोरिकल्चर। और उसके बाद आता है हमारा ऑर्नामेंटल फ्लोरिकल्चर। उसमें आते हैं हमारे पॉट्स, ठीक है, जो पॉट प्लांट होते हैं, इंडोर प्लांट्स होते हैं, एक फैशन के लिए लगा रहे हैं हम, ठीक है, एस्थेटिक के लिए लगा रहे हैं, एक सुंदर लगे, ब्यूटीफाई करने के लिए उसको हम लगा रहे हैं। ठीक है, जैसे जो भी हमारे इंडोर प्लांट्स होते हैं। फ्लोरिकल्चर से एक रिलेटेड टर्म है विच इज एर्बोरिकल्चर, जिसका मतलब क्या होता है? हमारा पेरिनियल ट्रीज को हम ग्रो कराते हैं शेड के लिए, वेन्यू के लिए, ठीक है, ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए जो हम लगाते हैं।
नेक्स्ट ब्रांच है हमारी प्लांटेशन क्रॉप्स की, वो भी मैंने आपको बता दिया प्लांटेशन क्रॉप के बारे में, वही सब है। इसको कोई टर्म नहीं दी गई है प्लांटेशन क्रॉप्स को, स्पाइसेस, कॉन्डिमेंट्स को और मेडिसिनल एरोमेटिक को। और ये जो मैं बोल रही थी मेडिसिनल एंड एरोमेटिक, मेडिसिनल में हमारे क्या आते हैं, एलोवेरा आता है, ठीक है, कहीं घाव वाव लग जाए तो उस पर लगा सकते हैं, कूलिंग इफेक्ट देता है। मिंट है हमारा, पुदीना कहीं भी लग जाता है लेकिन मेडिसिनल वैल्यू है उसकी, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है वो। और उसका लेवेंडर है, ठीक है, लेमन ग्रास है, ठीक है, जो भी हमारा एरोमा दे रहा है, तो वो हमारे एरोमेटिक्स में आ जाते हैं और वो भी एक अलग डिवीजन है हॉर्टिकल्चर की। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, जो हमारी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लॉसेज होते हैं इतने सारे, इसको यूटिलाइज करने के लिए प्रोसेसिंग में क्या होता है, जो हमारे टोमेटो सॉसेज होती हैं, जो हमारी कैनिंग होती है, इतना कुछ होता है पोस्ट हार्वेस्ट, मतलब एक बार हार्वेस्ट कर लिया उसके बाद हम उसको कैसे कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। चटनीज होती है, पिकल्स होते हैं, सॉसेज होती हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे टेपियोका है उससे सागो बनता है, वो चलो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में भी आ जाएगा क्योंकि वो काफी सेल होता है। तो हम चलते हैं लैंडस्केपिंग की तरफ। लैंडस्केपिंग में भी हमारे जो गार्डन्स होते हैं, कितने सुंदर सुंदर हमारे गार्डन्स होते हैं, नॉट जस्ट उसमें फूल होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, हार्मनी होती है, सिंक्रोनी होती है, ठीक है, हमारे कलर्स मिस मैचिंग कलर्स मैचिंग होता है, कलर क्रोमा होता है, मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं, लाइन, टेक्सचर, तो वो सब हमारा लैंडस्केपिंग में आता है। और लास्ट में आता है हमारा नर्सरी एंड सीड प्रोडक्शन। नर्सरी वर्ड्स तो आपने बहुत सुना होगा, नर्सरी प्लांट लेकर आओ, यहाँ से बीज लेके आओ, नर्सरी में बीज भी मिलते हैं और नर्सरी में प्लांट्स भी मिलते हैं। तो वो नर्सरी क्या होती है, वहाँ पे प्लांट्स कैसे उगाते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है, नर्सरी प्लांट्स महंगे क्यों होते हैं, ठीक है, कैसे उसको लगाते हैं, नर्सरी प्लांट्स की क्या इंपॉर्टेंस है, वो सब भी एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है और अपने आप में एक ब्रांच है, एक डिवीजन है हॉर्टिकल्चर। और इसी के साथ हमारी ब्रांचेस हो गई खत्म, सारी ब्रांचेस हमने डिस्कस कर ली हैं। अब हम मूव फॉरवर्ड होते हैं इसके फीचर्स की तरफ, ठीक है, सबके अपने अपने फीचर्स होते हैं ना, तो वैसे हॉर्टिकल्चर के भी कुछ फीचर्स हैं जो उसको फील्ड क्रॉप से और दूसरी क्रॉप्स जो भी हैं, हमारी फॉरेस्ट ट्रीज हैं, उससे डिफरेंट कैसे बनाता है हमारा, उससे डिफरेंट कैसे हैं हमारी हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स, क्या फीचर्स हैं उसके। तो बेसिकली मुझे 5 फीचर्स मिले हैं। तो फर्स्ट फीचर क्या है इसका, सबसे पहले हाईली पेरिशेबल। पेरिशेबल क्या होता है, जल्दी खराब हो जाने वाले। तो इसको क्या करो, प्रैक्टिकल से मैच करके देखो, आपको ये पॉइंट्स हमेशा याद रहेंगे। ओके, तो आपको क्वेश्चन आ जाता है कभी सब्जेक्टिव, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ हॉर्टिकल्चर, तो क्या फीचर होता है उसका, जल्दी खराब हो जाती है ना। क्यों जल्दी खराब हो जाती है, क्योंकि उसमें वाटर कंटेंट ज्यादा होता है, रेस्पिरेशन रेट उनका हाई होता है, जल्दी खराब हो जाते हैं, शेल्फ लाइफ कम होती है और उनको फ्रेश स्टेट में कंज्यूम करना पड़ता है। फील्ड क्रॉप्स पे जाते हैं हम, जो राइस होता है उसको भी बहुत टाइम तक रख सकते हैं, पैडी गेहूं होता है उसको भी हम एज अ ग्रेन ड्राई स्टेट में हम रख देते हैं स्टोर करके, वेजिटेबल को रख सकते हैं इतने सालों साल, फ्रूट्स को रख सकते हैं, उसको हमें फ्रेश स्टेट में कंज्यूम करना होता है। और अगर हमने मान लिया बहुत देर तक हमने फ्रूट्स रख भी दिए तो क्या होगा, वो उसके न्यूट्रिएंट्स कम होते जाएंगे, कोई फायदा नहीं है, या तो वो सड़ जाएंगे, ठीक है, या तो मूली को ज्यादा टाइम तक रखते हैं तो फिर वो खाने लायक नहीं बचती है ना, हार्ड सी हो जाती है। सेकेंड इसका फीचर है लेबर इंटेंसिव है, इसमें बहुत ज्यादा लेबर लगती है। और इसके नेक्स्ट ही पॉइंट में है कि इसको ट्रेनिंग, प्रूनिंग, ट्रांसप्लांटिंग, बहुत सारी अलग अलग चीजों की जरूरत होती है, ठीक है, उसमें ज्यादा लेबर की जरूरत होती है हमारी हॉर्टिकल्चर क्रॉप की। जैसे फ्रूट की प्रोपेगेशन देखो, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, किसी में एयर लेयरिंग, सबके लिए एक स्किल चाहिए, टेक्निक चाहिए, लेबर चाहिए, और वो भी स्किल्ड लेबर चाहिए। तो ये भी इसका एक इंपॉर्टेंट फीचर है। नेक्स्ट है कि जो हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल है उनको प्रोटेक्टिव फूड भी बोला जाता है। और क्यों बोला जाता है, ये भी एक क्वेश्चन आता है कि जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल है उनको हम प्रोटेक्टिव फूड क्यों बोलते हैं, क्योंकि उनमें वाइटामिन होती है, मिनरल्स होते हैं, फाइबर्स हमारे होते हैं। और फिर फ्लावर्स की बात करें तो उसका एक फीचर है कि एस्थेटिक ग्रेटिफिकेशन। एस्थेटिक क्या होता है, रिलेटेड टू ब्यूटी। आप प्लांट्स लगा देते हो घर में तो क्या करता है, वो आपकी ब्यूटी को एनहांस करता है, आपकी ब्यूटी को नहीं, सॉरी, घर की या एनवायरमेंट या सराउंडिंग की ब्यूटी, नेचर जो है वो क्या करता है, एस्थेटिक ग्रेटिफिकेशन देता है, ब्यूटी को इंक्रीज करता है। अब है जो थ्योरी में मैंने इसको मेंशन किया था, जो फर्स्ट लेक्चर एक्चुअली था, विच वाज इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। और ये मैंने डिस्कस कर लिया इकोनॉमिक में क्या होता है। हम सीधा उस पर आएंगे कि अगर आपको एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो आपके माइंड में कौन सी आउटलाइन होनी चाहिए। तो डाटा जो है वो बदलता रहता है, किस सेशन में कितना एक्सपोर्ट गया बाहर, ठीक है, अनियन का कितना एक्सपोर्ट गया, कितना नहीं गया, इतना आपको पता है कि 70% जो है वो एक्सपोर्ट अर्निंग अनियन से होती है वेजिटेबल्स में। आउटलाइनिंग पे आते हैं, फर्स्ट है हमारा फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स। जो हमारी कंट्री है उसमें जो हमारे फ्लावर ग्रो हो रहे हैं, उसमें हमारी स्पाइसेस ग्रो हो रही हैं, फ्रूट्स ग्रो हो रहे हैं, वो बाहर एक्सपोर्ट होके जा रहे हैं और फिर बाहर के देशों से अर्निंग लेके आ रहे हैं,
ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे ये सारे हैं कि वेजिटेबल कौन कौन सी कंट्री को जो है एक्सपोर्ट करता है, कौन से मेजर इंपोर्टर्स हैं, कौन सी कंट्री है जो हमसे एक्सपोर्ट में लेती है ये फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स। उसके बाद है प्रमोट एक्सिलरी इंडस्ट्रीज। तो एक्सिलरी क्या होता है? अगर आप पेड़ की भी बात करते हो, दिस इज मदर ब्रांच, जो मेन ब्रांच है, और उसके साइड को जो निकल रही है वो एक्सिलरी ब्रांच है। तो मान लिया यहाँ पे बोला है कि जो हॉर्टिकल्चर है वो एक मदर इंडस्ट्री है, मदर सेक्टर है, ठीक है, ये है हॉर्टिकल्चर। उसके साइड से हमारी निकल रही है कैनिंग इंडस्ट्री, फिर हमारी निकल रही है रबर की इंडस्ट्री, फिर हमारी इंसेक्टिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, फंजीसाइड्स हैं, वो सब की इंडस्ट्री। तो जो हॉर्टिकल्चर सेक्टर है वो और एक्सिलरी इंडस्ट्रीज को प्रमोट करता है। एग्रो इंडस्ट्रीज जो होती है, ये सारी इंडस्ट्रीज मैंने यहाँ पे मेंशन की है, ठीक है, तो आपके माइंड में क्लियर है। बाकी इंडस्ट्रीज आप कोई भी ऐड कर दो बीच में, जो भी आपको इंडस्ट्री आती है दिमाग में, बेयर, वो सब कुछ डाल दो इसमें। आउटलाइन क्या है कि ये एक्सिलरी इंडस्ट्रीज को प्रमोट करती है। ओके, थर्ड है हमारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। जो हमारी हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स होती है ना, वो ज्यादा उसको लेबर चाहिए, ज्यादा मैंडेज चाहिए एज कंपैरिजन टू फील्ड क्रॉप्स। जो केशियो की इंडस्ट्रीज हैं, अकेले ही सोलली उसको 5.5 लाख वर्कर्स एनुअली जो है लगते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी ये काफी हेल्पफुल है। तो लास्ट एस्पेक्ट है हमारा इनकम जनरेशन। तो इनकम जनरेशन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से कैसे डिफरेंट है? खुद का भी स्टार्ट कर सकते हो, खुद की भी इनकम जनरेट कहीं से भी हो सकती है, ठीक है, सब्जियां लगा दो, उसको बेच दो, मार्केट में बेच दो, तो खुद की भी इनकम जनरेशन हो सकती है। हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स होती है, उनसे हम कम एरिया में ज्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं। ज्यादा प्रोडक्शन मीन्स ज्यादा इनकम, तो इससे हम ज्यादा इनकम जनरेट कर सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 10,000 to 1 लाख और इवन मोर। अगर आप हाई डेंसिटी प्लांटिंग लगाते हो, हाई वैल्यू क्रॉप्स लगाते हो, क्योंकि जो आपकी मेडिसिनल क्रॉप्स होती है, हमारी टी, कॉफी, सारी हाई वैल्यू क्रॉप्स हैं आपकी। तो हॉर्टिकल्चर सेक्टर में बहुत सारी हाई वैल्यू क्रॉप्स होती है, मेडिसिनल क्रॉप्स हैं, उसकी वैल्यू इतनी ज्यादा है, स्पाइसेस की वैल्यू ज्यादा है, हर खाने में तीनों टाइम स्पाइसेस डलती हैं। व्हेन इट कम्स टू इंडिया तो स्पाइसेस तो डलती ही है। तो आप इन क्रॉप से इनकम जनरेट कर सकते हो। तो ये हमारे मेजर एस्पेक्ट्स एंड आउटलाइनिंग। दिस वाज ऑल अबाउट फर्स्ट लेक्चर। इसमें क्या था, हमारा डिफरेंट डेफिनेशंस थी, हमारी फ्रूट, वेजिटेबल, फ्लावर, स्पाइसेस, प्लांटेशन। अगर आपको कोई भी आके पूछ ले कि हाँ प्लांटेशन क्रॉप्स क्या होती हैं, तो एक लॉजिकल आंसर यू नो, ठीक है, प्लांटेशन क्रॉप टी, कॉफी होती है, दैट्स नॉट द आंसर, यू नो द आंसर नाउ। और फीचर्स क्या होते हैं उसके, मतलब हॉर्टिकल्चर क्रॉप जो है फील्ड क्रॉप से डिफरेंट क्यों है, उसके क्या स्पेसिफिक फीचर्स हैं, और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में आपके कौन कौन से जो आउटलाइंस आती हैं उसमें आप कितना भी ऐड कर सकते हो। क्योंकि अगर मैं इस वीडियो में सारी कंपनीज के नाम, सारे एग्जाम्पल, सब कुछ ऐड करूंगी तो काफी लंबी जाएगी, आपके लिए भी बोरिंग हो जाएगा। तो कंपनीज वगैरह के बारे में अगर आप हॉर्टिकल्चर के स्टूडेंट है तो आपको ये जनरल नॉलेज में रखना पड़ेगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। और ये जो भी लेक्चर है, इसकी आउटलाइन, इसकी हेडिंग, इसके की पॉइंट्स, इसको आप लिखो, क्योंकि कभी नहीं भूलते और ज्यादा समझ में आता है। ठीक है, तो फर्स्ट टिप मेरा आपके लिए यही रहेगा, जो मतलब मैंने बहुत सारे मैसेजेस देखे, प्लीज टिप फॉर स्टडी। फर्स्ट टिप है, जो भी आप पढ़ रहे हो उसको अपनी हैंड राइटिंग में लिखो, जब आपके पास एक कॉपी होगी, और डेट वाइज लिखो कि आपने ये टॉपिक कवर कर लिया है। सिलेबस आपके पास मस्ट होना चाहिए, सिलेबस पे टिक करो कि अगर आपको कोई भी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का पूछेगा तो यू नो कि आपको कौन कौन से एस्पेक्ट उसमें क्लियर करने हैं, क्या क्या उसमें ऐड करना है, वो तो ऐड होता ही रहेगा, नॉलेज का कोई अंत नहीं है। तो फर्स्ट टिप, राइट एंड रीड, रीड एंड राइट, राइट एंड रीड एंड रिपीट। ओके, सो थैंक यू।